हाँ भाई, राधे राधे आप सभी को। आप अच्छे होंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और रेगुलर क्लास ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, और लगातार पढ़ते रहिए भाई। आज से वैसे भी तुम्हारे स्कूल खुल गए, तो जो आपका रेगुलर सिलेबस है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। और 2 दिन बीच में क्लास नहीं हो पाई थी, क्योंकि आज हमने जाके सरकारी स्कूल को ज्वाइन किया, तो उस व्यवस्था में लगे हुए थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ओम के नियम की सीमाएं। उसमें हमने 2 उदाहरण पढ़े थे कि कुछ युक्तियाँ जो ओमीय होती हैं, जो ओम के नियम का पालन करती हैं, और कुछ अनोमीय होती हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, उसमें उदाहरण पढ़ा था हमने पीएन डायोड और तुम्हारा गैलियम आर्सेनाइड उदाहरण। ये 2 उदाहरण हमने क्या किए थे, उसमें पढ़े थे, ठीक है भाई। आज जो हम पढ़ेंगे वो है तुम्हारा अपवहन वेग। क्या पढ़ेंगे हम? अपवहन वेग। और उस अपवहन वेग की उत्पत्ति, साथ ही साथ अपवहन वेग का विद्युत धारा के साथ क्या संबंध होता है, उस संबंध को भी क्या करेंगे, व्युत्पन्न करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मेन वो अपवहन वेग और उससे संबंधित रहने वाला है, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं। तो पहला हेडिंग लगाएंगे हम अपवहन वेग। अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है भाई। ये हमें क्या करना है, पढ़ना है। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको समझते हैं। कि मान लो तुम्हारा क्या है, कोई चालक है। क्या है तुम्हारा? कोई चालक है। आपको ये बात तो पता है इस चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं इस प्रकार से। उस संपूर्ण आयतन में, उस चालक के संपूर्ण आयतन में क्या करते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। तो हमने बताया था कि जब ये यादृच्छिक गति करते हैं तो समस्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना निकल के आता है, 0 निकल कर आता है। कब? जब इस पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों के पास क्या है, तापीय ऊर्जा है। क्या है? थर्मल एनर्जी है। तो उस थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, इनके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो उस गतिज ऊर्जा के कारण क्या करते हैं, ये लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं। तो इनका जो चाल है वो तो नियत रहती है, लेकिन दिशा लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। इसका मतलब इनके वेग की दिशा क्या आती है, परिवर्तित होती है। कभी पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव होती है। तो जो परिणामी वेग निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, 0 निकल के आता है। कितना आता है? 0। कब आता है 0? जब कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया गया है। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे, गति करना प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना। वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा इसको जो इसका बेस है इसको लिख देते हैं। तो इसको परिभाषा में बता दूंगा कहाँ से आपको अगर पेपर में लिखनी है तो कहाँ से लिखनी है, और थोड़ा सा बेस लिख लेते हैं कि औसत वेग 0 होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यादृच्छिक रूप से तापीय ऊर्जा के कारण गति करते हैं। अतः इन इलेक्ट्रॉनों की चाल आयनों से, आयन का मतलब जो उसमें धनायन है उनसे, आयनों से संघट्ट के पश्चात, संघट्ट का मतलब होता है टक्कर के पश्चात, इन इलेक्ट्रॉनों की चाल आयनों से संघट्ट के पश्चात नियत रहती है। परंतु चाल तो कैसी रहती है, नियत रहती है, परंतु दिशा यादृच्छिक होती है। दिशा कैसी होती है? यादृच्छिक होती है। जब दिशा यादृच्छिक है
तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ये तो किसकी बात हो गई? जब हमने कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया। अब हम क्या करते हैं? इस पर एक विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। अगर मैं इस बात को लिखूं तो इसको लिख सकता हूं 1/n समेशन वी आई इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारा? 0। समेशन क्या आएगा? 0। जहां वी आई क्या है तुम्हारा? आइथ जो आईवा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एन मान लिया, एन इलेक्ट्रॉन है, तो एन इलेक्ट्रॉन में जो आईवा इलेक्ट्रॉन है उस आयत इलेक्ट्रॉन का वेग है। और एन क्या है तुम्हारा? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है भाई? तो आप ऐसे तो लिखते हैं एवरेज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन Vn/n बराबर कितना आएगा तुम्हारा? 0 निकल कर आता है। ये बात है पूरी ये की। बात समझाए कि नहीं? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक चालक है, उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी थर्मल एनर्जी यानी कि तापीय ऊर्जा के कारण क्या करते हैं? यादृच्छिक गति करते हैं। इनकी टक्कर के बाद चाल तो नियत रहती है, परंतु दिशा लगातार क्या होती है? बदलती रहती है। जब दिशा लगातार बदलती रहती है तो इनका औसत निकल के कितना आता है? 0 आता है, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, ऐसे दिशा है ना, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट, ऐसे गति कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है। तो इनका औसत वेग कितना निकल के आता है? 0। जहां आई किसके लिए है कि जो n इलेक्ट्रॉन है कुल, उनमें से ith इलेक्ट्रॉन कौन सा है? उसका वेग है। तो कुल कितना वेग आ गया? ये निकल कर आ गया। अब जो मेन है अपवहन वेग, उसकी बात करते हैं। ये थ्योरी इसलिए समझाई कि अपवहन वेग वास्तव में है क्या, वो समझने के लिए ये समझना क्या था? जरूरी था। अब मैं क्या करूंगा? इस पर क्या करूंगा? विद्युत क्षेत्र आरोपित करूंगा, जिससे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करेंगे? गति करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है भाई? क्लियर है? तो फिलहाल इतना लिखिए आप इस बात को। हाँ भाई, देखिए इधर। अब क्या करते हैं हम? बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? चालक हो गया। इस चालक में ये तुम्हारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने क्या किया? इसको एक बाह्य बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? प्लस माइनस, माइनस इधर क्या आएगा? प्लस। इसका मतलब यहाँ प्लस आ गया, यहाँ क्या आ गया? माइनस आ गया। इसका मतलब एक विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जनरेट हो गया। किधर से किधर? प्लस से कहाँ होगा? माइनस की। अब आपको पता है जब इस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा तो हमें पता है इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो इन पर क्या लगेगा तुम्हारा? विद्युत बल लगता है। विद्युत बल लगता है। लगेगा नहीं लगेगा? F बराबर कितना होगा तुम्हारा? QE, यही होगा। अच्छा, F बराबर आवेश कितना है तुम्हारा? -E और साथ में क्या आएगा?
इसका मतलब जो आपका विद्युत बल लग रहा है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, यानी इन पर जो बल लगेगा वो बल इस प्रकार से लगेगा। बात समझ आई कि नहीं? क्लियर है? हाँ। अच्छा, गति के दूसरे समीकरण से आप जानते हो, दूसरे समीकरण से क्या पढ़ते हो आप? F बराबर क्या पढ़ते हो? ma। क्या पढ़ते हो? F बराबर ma। ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 1, और ये समीकरण नंबर कितना आ गया? 2। अच्छा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या बोलेंगे आप? आप बोलेंगे सर ma बराबर कितना आएगा? माइनस ई आएगा। तो यहाँ से अगर मैं त्वरण निकालूंगा तो माइनस ई अपॉन कितना आएगा? m। यानी इन सभी इलेक्ट्रॉनों पर जो विद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण उत्पन्न होगा, ये क्या होगा? यह सभी इलेक्ट्रॉनों का त्वरण है जो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। बात समझ में आई कि नहीं? ये तुम्हारा क्या है? एक त्वरण है जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है? विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हुआ है, और ये सभी इलेक्ट्रॉनों पर कैसा रहेगा? समान रहेगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश बराबर रहेगा और द्रव्यमान भी कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। विद्युत क्षेत्र समान आरोपित किया ही है, इसका मतलब ए का मान कैसा रहेगा? नियत रहेगा। अब क्या करेंगे हम? गति के तीसरे समीकरण से बात करेंगे। अब एक बात बताओ कि मैंने मान लिया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन का आईवा जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेग कितना मान लिया मैंने? प्रारंभ में v1 था, फिर दूसरे का v2 था, तीसरे का v3 था। तो हम क्या लगाएंगे? गति के क्या लगाएंगे? समीकरण लगाएंगे, ठीक है ना? अब इस बात को देखो, ये पहला पेज हो गया भाई। अब यहां से कहा तो इसकी हम दूसरा पॉइंट यहां से आएगा। क्या लिखना है कि माना ith इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में u1 चाल से ui कर लेते हैं ना, ui चाल से गतिशील है। तब आपको पता है गति के प्रथम समीकरण से यहां से आएगा vi बराबर ui प्लस ati। ये आएगा नहीं आएगा? अब i का मान 1 2 3 4 रखते जाएंगे हम, ठीक है ना? तो i बराबर 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा तुम्हारा? बताओ। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए v1 बराबर u1 प्लस a, तो सबके लिए क्या है? बराबर है। v2 बराबर कितना आएगा तुम्हारा? u2 प्लस at2 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही क्या आएगा? v3 आएगा। यहां से क्या आएगा? v3। यहां पर मैंने कह दिया vn, मैंने मान लिया कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितना आएगा? un प्लस कितना आएगा? a, साथ में क्या आएगा? tn आएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इन सभी समीकरणों क्या कर दो जोड़ने पर? उपरोक्त सभी समीकरणों को जोड़ने पर क्या आएगा? यहां से आएगा तुम्हारा v1 प्लस v2 प्लस v3, ये आएगा नहीं आएगा? प्लस एंड सो ऑन क्या आएगा? vn आएगा बराबर। यहां कितना आएगा तुम्हारा? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 कितना आएगा? un प्लस एक कॉमन सम में से t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन कहां तक आएगा? tn आएगा। यही आएगा नहीं आएगा? मुझे लगता है यही आएगा, ठीक है ना? आप ये वाला पोर्शन लिख लेना, मैं ये पोर्शन हटा रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ तक लिखने के बाद वापस दोबारा सुन लीजिए। पहले डायग्राम बनाना है, उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद ये लिखनी है स्थिति, ठीक है ना? ये डायग्राम स्थिति बनाने के बाद यहाँ से ये पॉइंट आएंगे। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? साफ कर रहा हूँ, उसके बाद आगे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है ना? देखो इधर देखो, इधर दोनों तरफ क्या करता हूं मैं? n से भाग देता हूं, तो यहां से क्या आएगा? दोनों तरफ n से
भाग देने पर क्या आएगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस vn वेक्टर अपॉन कितना आएगा तुम्हारा n बराबर कितना आएगा, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस un वेक्टर अपॉन कितना आएगा n प्लस कितना आएगा, a कॉमन आएगा, t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन कितना आएगा n आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये वेग है औसत वेग। कब? जब आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया है, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद का वेग है, ये तो जीरो होगा नहीं। ये विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले का वेग है, औसत वेग। और मैंने अभी बताया था कि विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले जो औसत वेग आता है वो कितना होता है, जीरो। यहाँ साइड में लिख लेंगे इस बात को याद रखने के लिए कि v तुम्हारा क्या है, जो vi है वो विद्युत क्षेत्र के बाद, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, आरोपित करने के बाद आयत इलेक्ट्रॉन का क्या है तुम्हारा, ये वेग है। अच्छा, ui तुम्हारा क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पूर्व, करने से पूर्व का वेग। ठीक है भाई, तो यहां पर जो मैंने माना है, जो ये v माना है, ये तो मैंने माना है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद, और ये माना है क्या, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले। और आपको पता है विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से पहले तो औसत वेग कितना होता है, जीरो। विद्युत क्षेत्र के बिना, विद्युत क्षेत्र के बिना औसत वेग कितना होता है तुम्हारा, जीरो। अभी हमने प्रूव भी किया था इस बात को। अच्छा, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद का औसत वेग, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवहन वेग बोलते हैं। इसको लिखेंगे हम vd वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम, अपवहन वेग। क्या बोलते हैं इसको हम, अपवहन वेग। तो ये मैंने क्या किया है, अपवहन वेग का डेरिवेशन किया है। यहां से क्या आएगा, a प्लस, सॉरी ये 0 प्लस a, ये तुम्हारा क्या है, औसत टाइम। इसको बोलते हैं हम विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल। अभी समझाओ क्या होता है, इसे बोलते हैं हम औसत विश्रांति काल, जहां टाउ औसत विश्रांति काल है। औसत क्या है तुम्हारा, विश्रांति काल है। यहां से vd बराबर, अच्छा a का मान हमने निकाल लिया तुरंत, कितना आया था, माइनस ई वेक्टर अपॉन कितना था, m इंटू कितना आएगा, टाउ। तो यहां से कितना आएगा, vd वेक्टर बराबर माइनस ई टाउ बटे क्या आएगा, m, और ये तुम्हारा क्या आएगा, ई वेक्टर। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो अपवहन वेग की दिशा है वो विद्युत क्षेत्र जो आरोपित किया है उसके विपरीत होगी। विद्युत क्षेत्र कहां से कहां है, ऐसे है, लेफ्ट से राइट की ओर है। इन पर बल कहां लग रहा है, इधर लग रहा है, तो गति भी किधर करेंगे, इधर करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र तो आपका इधर है और गति कहां कर रहे हैं, ये इधर कर रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत है। कैसे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। यही तुम्हारा क्या बता रहा है, ऋण चिन्ह बता रहा है। जो माइनस चिन्ह है वो इसी बात को क्या कर रहा है, बता रहा है। यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि vd व ई वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये तुम्हारा क्या है, पूरा का पूरा अपवहन वेग है। अब परिभाषा क्या निकल के आई कि जब किसी चालक पर बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं वो औसत वेग तुम्हारा क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। ये परिभाषा है। फिर ये क्यों कराया, ये डिराइव करवाता है बहुत बार कि सिद्ध कीजिए कि vd बराबर माइनस ई टाउ बट्टे m इंटू ई वेक्टर, या बोलता है कि अपवहन वेग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, और आपको ये सूत्र बोलेगा ये व्युत्पन्न करना है। तो ये पूरा क्या है, इसका डेरिवेशन है। परिभाषा क्या होगी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग तुम्हारा क्या कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। ये परिभाषा है। तो इसलिए मैंने ये बातें बताई परिभाषा आपको, ताकि पूरी थ्योरी समझ में आए। तो ये तुम्हारा क्या था, ये क्या था, तुम्हारा औसत वेग था। कब, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। v क्या है तुम्हारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा
विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद का वेग, और ये पूरा मान क्या है, औसत वेग। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद जो किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो तुम्हारा क्या होता है, अपवहन वेग होता है। क्या होता है, अपवहन वेग होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। इसको लिख लीजिए, इसकी क्या लिखते हैं, अब डेफिनेशन लिखते हैं। वो भी किससे निकलती है, अभिक्रिया के वेग की। ये आपको वेग नहीं दिया था, तो बताइए यहाँ अवकाश कितना है, अणु कितना है, अरे यहाँ देखो कितना है, ये तो इससे खोपड़िया में जो होगा ये क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि। बताइए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, ये कितनी है। तो एसिड रिएक्शंस के बारे में अगला पॉइंट आया। हाँ भाई, आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब मैं इसकी आपको क्या लिखता हूँ, परिभाषा लिखा देता हूँ, ठीक है ना, और छोटे छोटे से पॉइंट लिखा देते हैं। अब इसकी परिभाषा आती है भाई। अच्छा, इसमें विश्रांति काल आया था ना, इसको मैं परिभाषित कर दूंगा अलग से नोट डलवा के, ठीक है, टेंशन नहीं लेने की इस बात की। देखो भाई, परिभाषा क्या करेंगे, सीधी सी परिभाषा है, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में औसत वेग अपवहन वेग कहलाता है। इसे VD वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है भाई। अच्छा, तो यहां से फॉर्मूला क्या आएगा, VD वेक्टर बराबर माइनस ई टाउ बटे एम, और यहां पर क्या आएगा, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि VD समानुपाती है किसके, ई के। यानी जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र बढ़ता जाएगा अपवहन वेग का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, दूसरे के विपरीत होती है। स्पष्ट है कि अपवहन वेग विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, परंतु दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। क्लियर है भाई। अपवहन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, समानुपाती। अगर एक नंबर में परिभाषा पूछ रहा है तो आपको ये परिभाषा सीधी लिख देनी है। अच्छा, अपवहन वेग की जो मान होता है उसकी कोटि भी लिखनी है आपको। अपवहन वेग की कोटि, यानी इसकी कोटि क्या होती है, जो इसमें चालक में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उनकी चाल क्या होती है, तो 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर प्रति क्या होती है, सेकंड होती है। ठीक है भाई।
कितनी होती है 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि होती है इसकी। इस गति से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके अंदर गति करते हैं। सर इतनी कम स्पीड, हाँ इतनी कम स्पीड। इसका कारण यह है कि इस चालक के अंदर बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम किसी धातु की बात करेंगे 10⁻22 से 10⁻27 क्या होते हैं तुम्हारे इस रेंज में क्या होते हैं तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इतने सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक के अंदर उपस्थित हैं तो वो बहुत सारी क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तो जब बहुत सारी टक्कर करते हैं, बहुत पास पास होते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, इनका वेग अपने आप क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। तो इनका जो क्या होता है, अपवहन वेग की जो कोटि होती है 10⁻³ से 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। बात समझ आएगी नहीं आई, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? यहीं से हम ये समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट किस बराबर होगा, वही तुम्हारी क्या होगी, गतिशीलता होगी। क्या होगी, गतिशीलता होगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, गतिशीलता है। तो आप पहले ये पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना, ये लिख लीजिए भाई। ठीक है भाई, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, है ना। और किसी को लग रहा हो कि वीडियो पॉज करके नहीं लिखनी तो संगी संग लिख लिया करो, उससे क्या है समझ में कम आएगा। तो बड़े ही थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो को, पर आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा जब आप पहले समझेंगे, पूरा ध्यान देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रोक के क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है ना। इधर देखो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा, वो आता है तुम्हारा गतिशीलता। अब आता है गतिशीलता, मोबिलिटी। ठीक है भाई, सुनो, हमने एक बात तो पढ़ ली कि जो अपवहन वेग है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। ठीक है भाई, यहीं से निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं अपवहन वेग समानुपाती है किसके, विद्युत क्षेत्र के। कैसी है, विद्युत क्षेत्र की, यानी वीडी समानुपाती क्या है तुम्हारा, ईडी। जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक क्या आएगा तुम्हारा, नियतांक निकल के आएगा, यानी वीडी बराबर क्या आएगा, म्यू ई आएगा। क्या आएगा, म्यू ई निकल कर आएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है। यहाँ म्यू एक समानुपाती नियतांक है। क्या है तुम्हारा, ये समानुपाती नियतांक है, जिसे गतिशीलता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम, गतिशीलता कहते हैं। गतिशीलता का वास्तव में मतलब होता है कि कोई जो चार्ज कैरियर है, आवेश वाहक है, कितनी तेजी से गति कर सकता है। ठीक है ना, कितनी फास्ट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, नियतांक जिसे गतिशीलता कहते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ से म्यू बराबर कितना आएगा बताओ, अगर मैं मान ले लेता हूँ तो वी डी बट्टे कितना आएगा तुम्हारा, ई निकल कर आएगा। अगर प्रमाण की बात करेंगे, माइनस हटा देंगे, जो दिशा की वजह से आ रहा है, तो व्यू बराबर कितना आएगा, वी डी बट्टे कितना आएगा, यदि ई बराबर कितना हो, 1 वोल्ट प्रति मीटर हो, जो मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया है वो 1 वोल्ट प्रति मीटर हो, तो म्यू बराबर तुम्हारा कितना आएगा, वीडी निकल कर आएगा। अतः किसी चालक पर 1 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही तुम्हारा क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाती है। बात समझ आएगी नहीं, दोबारा कह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर ई का मान कितना लेता हूँ, 1 वोल्ट प्रति मीटर ले लेता हूँ, तो म्यू बराबर कितना आएगा तुम्हारा, वीडी निकल कर आएगा। तो क्या परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी चालक पर 1 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए
तो इसके कारण उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा वही तुम्हारी क्या होगी, गतिशीलता कहलाती है। क्या कहलाती है, तुम्हारी गतिशीलता कहलाती है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। स्पष्ट है कि 1 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग जिसको हम क्या बोलते हैं, औसत वेग बोलते हैं। औसत वेग ही गतिशीलता कहलाता है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, तुम्हारी गतिशीलता की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो जो म्यू है वो वीडी बट्टे क्या होता है, ई होता है। ई का मान यदि 1 वोल्ट प्रति मीटर हो जाए तो म्यू बराबर कितना होगा, वीडी होगा। इसका मतलब है कि 1 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग होगा वो औसत वेग ही तुम्हारा क्या कहलाता है, गतिशीलता कहलाता है। अब मात्रक रहेंगे इसका, तो बताओ यहाँ से मात्रक कितना आएगा इसका, ऊपर क्या है वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर, और नीचे क्या आता है, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड अपॉन विद्युत क्षेत्र क्या होगा, वोल्ट प्रति क्या होगा तुम्हारा मीटर। तो यहाँ से क्या आएगा तुम्हारा, मीटर ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, वोल्ट, और साथ में क्या आएगा, सेकंड। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक निकल कर आएगा। ये एसआई मात्रक है। कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। अगर हम प्रायोगिक मात्रक की बात करते हैं कि जो मात्रक यूज करते हैं प्रयोगों में, तो हम इसके प्रायोगिक मात्रक की बात करें। प्रायोगिक मात्रक ये आपको अलग से याद रखना है। मैं पहले कह रहा हूं, आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर क्या करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये इसका क्या हो गया, प्रायोगिक मात्रक हो गया। यहीं से इसकी क्या निकाल लो, विमा निकाल लो। विमा कितनी हो जाएगी बताओ। अच्छा, मीटर की विमा क्या होती है, L2 होती है, बहुत अच्छे। अच्छा, वोल्ट विभव क्या होता है, V बराबर कितना होता है, W बट्टे कितना होता है, Q। W की क्या होती है, M1 L2 T माइनस 2। आवेश की क्या होती है, आवेश ऊपर चला जाएगा, A1 T1, और नीचे कितना आएगा तुम्हारा, सेकंड की कितनी आएगी, T1। देखो L2 से L2, T1 से T1, क्या बचा, एक तो M-1 बचा, और क्या बचा, एक E1 बचा। T-2 नीचे, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ये प्लस T2 हो जाएगा, और A क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये इसकी क्या हो गई, विमा हो गई। तो विमा बता दी, मात्रक निकाल लिया, परिभाषा बता दी, मात्रक ऐसा ही बता दिया ये होता है, और ये इसका क्या होता है, प्रायोगिक क्या होता है, मात्रक होता है। वो सब बोल सकता है कि गतिशीलता का मात्रक होता है, बोल देगा प्रायोगिक मात्रक होता है, तो पहला ऑप्शन ये रखेगा, दूसरा ये रखेगा। आप इस पर टिक मारेंगे ना, आप इस पर टिक मारेंगे ना, बाकी और स्टूडेंट किस पर टिक मारेंगे, इस पर टिक मारेंगे, तो उनको पता ही नहीं होगा कि ये इसका मात्रक है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा, एक नोट और लगा देता हूँ यहीं, तुम कहो तो पहले लिख लो फिर लगा दूंगा नोट यहीं, ठीक है ना। ये बात पहले बता दी थी, ये अनुपात ले लिया, म्यू बराबर वीडी बट्टे ई। इसके अलावा और फॉर्मूला है क्या म्यू का, है, अभी बताया था ना, वीडी और ई में संबंध क्या आया था, वीडी बराबर माइनस ई टाउ बट्टे एम इंटू ई। उससे तुलना कराएंगे तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, म्यू का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखो इधर, ये मात्रा और विमा लिख लेना भाई, है ना, बहुत जरूरी है, आता है हर बार एक क्वेश्चन मात्रा विमा से, है ना। और चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से पूछ रहा है वो आजकल। सही, तो चैप्टर नंबर 3 है, इसमें से कैसे आ जाएगा, इसमें से भी पूछ लेगा। हाँ भाई, तो आपने क्या पढ़ लिया, एक बात पढ़ लिया आपने, वीडी बराबर कितना होता है, माइनस म्यू ई। एक तो ये पढ़ ली समीकरण नंबर 1।
एक आपने ये पढ़ ली वी डी वेक्टर बराबर माइनस ई टाउ बटे एम इंटू क्या पढ़ लिया आपने ई वेक्टर। समीकरण नंबर क्या आ गया 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे आप? देखो वी डी के बराबर है, सिगरेट नहीं है, वी डी के बराबर है, माइनस माइनस के बराबर है, ई के बराबर है। इसका मतलब म्यू बराबर किसके बराबर आएगा? ई टाउ बट्टे किसके आएगा? एम के निकल कर आएगा। क्लियर है? यहाँ से मैं कह सकता हूँ म्यू समानुपाती क्या आएगा? एम है। क्या आएगा? एम। क्लियर है? तो ये बात और पता होना चाहिए। अब आपको इलेक्ट्रॉन व होल इसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन व होल के लिए गतिशीलता तो आपको याद रखना है कि म्यू ई ज़्यादा होता है किससे? म्यू होल से। ठीक है ना? ये एच है होल, ये इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से क्या होती है? अधिक होती है। कैसे है? बाद में पढ़ेंगे बीएससी में। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल की गतिशीलता से अधिक होती है, अधिक होती है। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत किसी को? तो ये तुम्हारी क्या होगी? गतिशीलता कंप्लीट हो गई। ठीक है ना? एक फॉर्मूला वो था वी डी म्यू बराबर कितना था? वी डी बटे ई था, और एक क्या आ गया तुम्हारा? अब ये आ गया। यहाँ से म्यू समानुपाती क्या आ गया? 1/m आ गया। ये हमने इलेक्ट्रॉन और होल की बात कर ली। तो इलेक्ट्रॉन के लिए गतिशीलता क्या होती है? होल से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्लियर है? ओके, ये लिखिए भाई पूरा। हाँ भाई, लिख लिया हो आप लोगों ने? ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत होशियार हो आप, बस पढ़ते नहीं हो। चलो भाई, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। क्या है? विद्युत धारा और अपवहन वेग में संबंध। विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध। है ना? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत आसान है, बहुत बड़ा बात नहीं है। मैंने क्या मान लिया? एक चालक मान लिया, यहाँ मानते हैं साइड में। ठीक है, एक चालक मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। इसमें क्या होंगे? तुम्हारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, जो कि यादृच्छिक गति कर रहे होंगे, और सदव्य कितना आएगा? 0 निकल के आएगा। हाँ, अब मैंने क्या कर दिया? इसको बाह्य बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस। अब जैसे कनेक्ट किया, यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? एक विद्युत क्षेत्र। कहाँ से कहाँ? इधर प्लस आएगा, इधर क्या आएगा? माइनस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करेंगे? गति करेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपवहन वेग। अब इस बात को लिख लेते हैं। माना कोई चालक किसी बाह्य सेल या बैटरी, किसी से जोड़ दो, है ना, अलग अलग चीजें दोनों, से चित्रानुसार संयोजित है। चित्रानुसार क्या है तुम्हारा? संयोजित है। इस चालक
के एकांक आयतन में इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मैंने मान ली कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, स्मॉल n है। एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब है इसकी संख्या घनत्व की बात कर रहा है वो, ठीक है ना। इसके इस चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n है, तथा अपवहन वेग तुम्हारा कितना होगा, vd है। क्लियर है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, डेल्टा टी समय में, ठीक है ना। माना आवेश डेल्टा टी समय में किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पार करता है। ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो कि माना डेल्टा टी समय में आवेश डेल्टा टी समय में चालक को पार कर लेता है, ठीक है। तो मुझे बताओ इस चालक की लंबाई कितनी हो जाएगी, चालक की लंबाई जिसको मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा एक्स। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, वीड। समय कितना है तुम्हारा, डेल्टा टी। क्लियर है, ये दूरी हो गई। अच्छा, इस चालक का मैंने मान लिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल है ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, ए है। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए है। चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, चालक में कुल आवेश, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे भाई, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, n है। तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तुम्हारे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे तुम्हारे, बताओ कितने होंगे, ये होंगे तुम्हारे एकांक आयतन में आप इलेक्ट्रॉन, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन इंटू आयतन, भाई यही तो होंगे। भाई मान लोगे 1 रुपए में 50 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो बताओ 20 में कितने आएंगे तुम्हारे, तो 50 गुणा क्या करते हैं, 20 करते नहीं करते हैं। ठीक, ऐसे क्या करेंगे हम, आपको पता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं तुम्हारे, स्मॉल है। कुल आयतन कितना है, मैंने मान निकाल लेंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, जो कैपिटल N निकल के आएगा, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन में कितना है, स्मॉल n। इसका आयतन कितना है, कोई बताएगा, बेलन का आयतन, कोई सा आयतन हो, क्षेत्रफल इंटू क्या होता है तुम्हारा, क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, लंबाई डेल्टा एक्स। यहाँ से कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आवेश नहीं है ये अभी क्या है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, a है, डेल्टा एक्स का मान कितना है तुम्हारा, मैंने निकाल लिया vd, और साथ में क्या है तुम्हारा डेल्टा t है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही, ठीक है ना। अब बताओ, अतः चालक में कुल आवेश, बोलो कितना आ गया कुल आवेश, कोई बताएगा मुझे, कुल आवेश Q बराबर, फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, Q बराबर NE, क्या पढ़ाएगा, Q बराबर NE, जहाँ N क्या होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से आएगा Q बराबर कितना आएगा तुम्हारा, NE, तो कितना आएगा बताओ, N का मान NaVd, और साथ में कितना है तुम्हारा डेल्टा T, है कि नहीं। साथ में ये तुम्हारा क्या हो गया, E, ये तुम्हारा क्या आ गया, परिमाण आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, तो आगे क्या आएगा तुम्हारा, माइनस चिन्ह आएगा। ये कुल ऋणावेश है, यह कुल ऋणावेश चालक में उपस्थित है, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ विद्युत धारा क्या होती है, बताओ। विद्युत धारा की परिभाषा से क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे, वो होता है I बराबर कितना होता है, डेल्टा Q बट्टे कितना होता है, डेल्टा T, यानी कुल आवेश बट्टे कुल समय अंतराल। तो बताओ I बराबर डेल्टा Q का मान यहां से रख देंगे, माइनस n क्या आएगा,
ए वी डी और साथ में कितना आएगा डेल्टा टी इंटू कितना आएगा ई बट्टी कितना आएगा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी आई बराबर कितना आएगा एन ई ए वी डी। ये माइनस क्यों आया है कोई बता सकता है? मैं बता सकता हूँ। वी डी क्या है तुम्हारा? वी डी है इधर गति करेंगे, वी डी का मतलब इधर गति है कि नहीं? वी डी का मतलब क्या है? इधर गति। आपको पता है विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होती है। तो वी डी इधर है तो इधर ही इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत, तो इधर क्या होगी? तुम्हारी विद्युत धारा की दिशा होगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है तुम्हारे? अपवहन वेग की कैसी होती है? विपरीत होती है। तो माइनस क्या बता रहा है यहाँ? माइनस ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि धारा की दिशा विद्युत धारा अपवहन वेग के विपरीत होती है। अपवहन वेग के विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। अगर मैं प्रमाण लिखूंगा तो आप प्रमाण लिख लेना I बराबर एन ई ए वी डी। देखो ये क्या है? विद्युत धारा। ये क्या है तुम्हारा? अपवहन वेग। देखो क्या है? विद्युत धारा व अपवहन वेग में संबंध। यही हमें संबंध क्या था? स्थापित करना था। एक बार मैं रिपीट करता हूं, सुनिए भाई पूरी कहानी। एक चालक है, ये एक चालक है। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि यादृच्छिक क्या करेंगे? गति करेंगे। इसका मतलब इनकी चाल तो फिक्स रहेगी लेकिन दिशा लगातार क्या होगी? बदलती रहेगी। औसत वेग कितना आएगा? 0। अब मैंने क्या कर दिया? इसको एक बाह्य बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। क्यों? ताकि इसमें स्थायी धारा क्या रहे? प्रवाहित होती रहे। स्थायी धारा प्रवाहित किससे होती है? बैटरी या सेल से होती है। ठीक है ना? तो मैंने क्या कर दिया? इसको बाह्य बैटरी से क्या कर दिया? कनेक्ट। जैसे ही बाह्य बैटरी से क्या करूंगा? मैं इसको कनेक्ट करूंगा। इस पर क्या आरोपित होगा? तुम्हारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होगा तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या करेगा? गति करेगा। जिस वेग से गति करे उसे हम क्या बोलते हैं? अपवहन वेग। क्या बोलते हैं इसको हम? अपवहन वेग। मैंने मान लिया इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? स्मॉल एन है। कितनी है? स्मॉल एन है। ये जो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसके लंबवत धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इसका क्षेत्रफल मैंने क्या मान लिया? कैपिटल ए मान लिया। क्या मान लिया? कैपिटल। इलेक्ट्रॉन को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? मैंने मान लिया डेल्टा टी समय लग रहा है। कितना लग रहा है? डेल्टा टी समय। जब यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी समय लग रहा है और चाल कितनी है तुम्हारी? वी डी है। तो मुझे एक बात बताओ, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है तुम्हारी? वी डी। समय कितना है तुम्हारा? डेल्टा टी। कहां से कहां? यहां से यहां पहुंचने के लिए। तो ये तुम्हारी इसकी क्या हो गई? चालक की क्या हो गई? लंबाई। ये चालक की क्या हो गई? लंबाई डेल्टा एक्स। ये इसका क्या हो गया? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो आपको पता है आयतन कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो आयतन कैसे निकालते हैं? तो आयतन निकाल दिया तुमने क्षेत्रफल इंटू लंबाई से। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को? हमें पता है कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल एन। कितने हैं? स्मॉल एन। हमें क्या करना है? इस पूरे के पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन निकालने कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में कितने? स्मॉल एन। तो कुल आयतन में कितने होंगे? मैंने मान लिया कितने हैं? कैपिटल एन। कितने हैं? कैपिटल एन। एक में इतने तो फलाने में कितने? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे फलाने से। करेंगे नहीं करेंगे? हाँ। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन इंटू क्या आएगा? आयतन। ये स्मॉल एन हो गया, ये इसका क्या आएगा? आयतन। यहाँ पे मैंने डेल्टा एक्स का मान यहाँ से यहाँ रख दिया। कुल चालक में इलेक्ट्रॉन तो ये आ गए, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन नहीं, हमें क्या चाहिए? आवेश चाहिए। आवेश क्या होता है? क्वांटाइजेशन से Q बराबर Ne। N क्या आता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एकांक आयतन में नहीं, कुल संख्या। क्या लगते हैं? कुल संख्या। ये मान रख दिया। क्लियर है? यहाँ पर E माइनस का है तो इसलिए माइनस आ गया, इसलिए बोला ऋणावेश आवेश है। ठीक है ना? अब बताओ विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? I बराबर डेल्टा Q बटे डेल्टा T। यहाँ से मान रख दिया, कट गया। ये माइनस क्यों रह गया? ये माइनस इसी बात होता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहा है? इधर। कहाँ गति कर रहा है? इधर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर है। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी? हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत होगी। कहाँ होगी? इलेक्ट्रॉन की गति की क्या होगी? विपरीत होगी। अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है तो धारा कहाँ होगी? इधर होगी। यही बात बता रहा है। तो भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर गति कर रहा है तो धारा कहाँ होगी? इधर होगी। इसका मतलब दोनों की दिशा कैसी? एक दूसरे के विपरीत है। इस विपरीत के लिए क्या है यहाँ पर? माइनस। यही बात मैंने क्या की यहाँ पर लिखी है। ये तुम्हारा क्या आ गया? संबंध निकल कर आ गया। ठीक है भाई, इस बात को लिखिए पूरी।
हाँ भाई, लिख लिया होगा, नहीं लिखा वीडियो रोको और देखो, ठीक है ना, फिर लिखना, मैं आगे चलता हूँ भाई। देखो भाई, आई बराबर एन ई ए वी डी विद कैसा माइनस, चलिए कि चलेंगे। अच्छा, एक बात आओ, चूंकि अपवहन वेग वी डी बराबर माइनस ई टाउ बटे एम इंटू क्या होता है, यही होता है, ये मान यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। ठीक है भाई, देखो इधर आई बराबर माइनस एन ई ए, वी डी का मान कितना है, माइनस ई टाउ बटे एम, और यहाँ पर कितना आएगा, ई वेक्टर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे कितना आएगा एम, और यहाँ पर कितना आएगा तुम्हारा ई वेक्टर। ठीक है ना, हाँ क्या देख रही हो, हैं देखा है कभी ऐसा, कहाँ देखा होगा, तुम तो इंग्लिश मीडियम के होंगे, और तुम्हारा अभी चैप्टर तीसरा पहुंच गया। हाँ तो अभी दूसरा ही नहीं हुआ, हाँ तो तीसरा चैप्टर चलो। हाँ भाई, आई बराबर कितना होगा एन ई स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं, आपको बताया धारा घनत्व कितना होता है, धारा घनत्व कितना हुआ, जे बराबर कितना होता है आई बटे कितना होता है ए, कितना होता है जे बराबर आई बटे ए। यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या आएगा आई बटे ए, यहाँ से ए इधर चला गया, इधर क्या बचेगा तुम्हारा एन ई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ये टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ बटे कितना बचेगा एम, और साथ में क्या बचेगा ई, क्या बचेगा ई। ये तुम्हारा क्या हो गया धारा घनत्व, जे वेक्टर बराबर ये आएगा एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, और ये क्या आ गया ई वेक्टर। ठीक है ना, आपने ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम से क्या पढ़ते हैं आप, ओम के नियम से हम पढ़ते हैं जे वेक्टर बराबर कितना होता है सिग्मा ई वेक्टर, कितना पढ़ते हैं सिग्मा ई वेक्टर। दोनों की क्या करो तुलना, देखो ये क्या है जे, ये क्या है ई, इसका मतलब समीकरण इनसे तुलना करने पर यहां से हम क्या ले सकते हैं सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टाउ बटे कितना आएगा एम निकल कर आएगा, क्या आएगा सिग्मा बराबर कितना आएगा एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। ये तुम्हारा क्या है चालकता है, क्या है चालकता है। तो आपको एक तो सिग्मा बराबर कितना आया था 1/रो, एक सिग्मा बराबर क्या आ गया ये, इनसे तुलना करो, यहाँ से रो बराबर कितना आएगा तुम्हारा 1/सिग्मा, कितना आएगा रो बराबर 1/सिग्मा, सिग्मा का मान रखूंगा मतलब पलट दूंगा, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे वो कहाँ जाएगा ऊपर, यहाँ से रो बराबर कितना आएगा m/n e स्क्वायर टाउ, कितना आएगा m/n e स्क्वायर टाउ। ये तुम्हारा क्या आ गया चालक, वो प्रतिरोधकता आ गई, ये तुम्हारी क्या आ गई चालकता। ये जे और ई, सिग्मा जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा का मान क्या आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम आ गया, ये मैंने मान रखा था यहाँ पर। इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हें फॉर्मूले याद होने चाहिए, एक तो ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, एक तो क्या रखना है आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक आपने पढ़ा अभी ई म्यू बराबर ई टाउ बटे कितना होता है एम, आपको ये भी याद रखना भाई। अच्छा, इन दोनों में रिलेशन निकालना, क्या आएगा निकल के, यहाँ से आएगा सिग्मा बराबर, ठीक है भाई, देखो सिग्मा बराबर ई टाउ बटे एम, यहाँ पर कितना आएगा एन ई, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम किसका मान है, ये म्यू का मान है, तो सिग्मा बराबर कितना आएगा एन ई म्यू। आपको ये मान भी क्या करना है याद रखना है, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया चालकता और तुम्हारा क्या है गतिशीलता, इन दोनों में संबंध। तो ये है चालकता व गतिशीलता में संबंध, गतिशीलता में संबंध, ठीक है भाई। मैंने दोबारा समझ लो इसको, सिग्मा कितना है एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम, मैंने इसको क्या लिख दिया एन को एम, अच्छा ई टाउ बटे एम को एक साथ लिख दिया और साथ में क्या छोड़ दिया ई, ये और ये सेम है, ये किसका मान है तुम्हारा म्यू का, तो एन ई क्या आ गया तुम्हारा म्यू निकल कर आ गया। सिग्मा बराबर कितना आ गया एन ई म्यू, तो बोलो रो बराबर कितना आएगा तुम्हारा, उसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन कितना आएगा एन ई म्यू, कितना आएगा 1 अपॉन एन ई म्यू।
आपको ये 4-5 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कैसे आया वो इस प्रकार से समझा दिया। अपवहन वेग और धारा में संबंध ये मैंने प्रूव कर दिया पहले ही। मैंने क्या किया, वीडी का मान रखा, ये मान मैंने पढ़ा है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब ये क्या आ गया, आई बराबर एन ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम ई। अब आपको पता है धारणा तो क्या होता है, जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर आई बटे ए हो गया। यहाँ पर ये मान, ये तुम्हारा मान किसके हो गया, जे के बराबर, क्योंकि आपने ओम के नियम में पढ़ा है जे बराबर कितना होता है सिग्मा ई, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया एन ई स्क्वायर टाउ बटे एम। आपको पता है सिग्मा बराबर कितना होता है 1/रो, तो रो बराबर कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, कितना आएगा एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ। आपको एक बात और पता है, मैंने प्रूव किया है कि म्यू बराबर कितना होता है ई टाउ बटे एम। इसमें ई टाउ बटे एम है, एन बचेगा, एक ई बचेगा, तो एन ई को मैंने अलग रख लिया, ई टाउ बटे एम को मैंने क्या लिख दिया म्यू, तो सिग्मा बराबर कितना आ गया एन ई म्यू। रो बराबर क्या है 1 सिग्मा है, तो 1 कितना आ गया एन ई म्यू निकल कर आ गया। ये तुम्हारा क्या है पूरा कंप्लीट टॉपिक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि सिग्मा और रो दोनों की ताप पर निर्भरता क्या होती, ठीक है ना, चालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए और कुचालकों के लिए। इन पर आधारित 3 ग्राफ हैं, वो ग्राफ भी क्या करेंगे हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, राधे राधे भाई।